Without love and laughter, there is no joy. Live amid love and laughter. नमस्कार दोस्तों, होरेस के इस ब्यूटीफुल कोट के साथ आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस एंशिएंट रोमन क्रिटिसिज्म में होरेस और जिसकी आर्स पोएटिका से हम जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये एंशिएंट रोमन क्रिटिसिज्म का पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में हमने कुछ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन जो है उनको इंक्लूड किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट जो कि एंशिएंट रोमन क्रिटिसिज्म के नाम से है उस पर जाकर देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, होरेस एपिस्टल टू द पीसोस वाज गिवन द नेम आर्स पोएटिका बाय। तो अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाकर देखिए पहले, क्योंकि इस क्वेश्चन को समझने के लिए वो वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा था कि जो होरेस ने अपना वर्क लिखा था एपिस्टल टू द पीसो, उसका नाम बेसिकली या प्राइमरली आर्स पोएटिका नहीं था। पहले इसका नाम एपिस्टल टू द पीसोस था, बाद में इसको आर्स पोएटिका नाम दिया गया था। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि वो आर्स पोएटिका जो नाम है वो किसने दिया था। तो ऑप्शंस है हमारे पास, होरेस हिमसेल्फ, लेंजाइनस, क्विंटिलियन या एरिस्टोटल। सो द राइट आंसर इज सी, क्विंटिलियन। तो देखिए, जो क्विंटिलियन है वो रोमन एजुकेटर थे। तो आगे आने वाले जो वीडियोस हैं उसमें उनमें हम क्विंटिलियन और लेंजाइनस को भी डिस्कस करेंगे। और इस पर जो हमारा वीडियो अभी करंटली चल रहा है वो है ही, और इस एरिस्टोटल को भी हम डिस्कस कर चुके हैं एंशिएंट ग्रीक क्रिटिसिज्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होरेस आर्स पोएटिका इज डिवाइडेड इनटू। तो आर्स पोएटिका जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है ये हमें बताना है। ऑप्शंस है हमारे पास 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स, 4 पार्ट्स या 5 parts. So the right answer of this question is on option B, 3 parts. Next question है, which among the following is not a part of Ars Poetica? तो 3 parts हैं, तो options हमारे पास 4 हैं। तो हमें बताना है कि कौन सा जो है वो Ars Poetica का part नहीं है। Options है हमारे पास Poesis, Poema, Mimesis या Poeta. So the right answer is C, Mimesis. तो 3 part हमारे पास कौन कौन से बच जाते हैं? Poesis, Poema, Poeta. Next question है, the Ars Poetica was first translated into English in 1566 by। तो हमें ये बताना है कि Ars Poetica, देखिए बेसिकली जो है वो ये लैटिन लैंग्वेज में लिखी गई है ओरिजिनली, और बाद में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। तो Ars Poetica जो है उसको फर्स्ट इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया था? ईयर भी दिया गया है 1566। तो हमें बताना है कि किसने किया है। तो ऑप्शन है हमारे पास थॉमस ड्रांट, शेक्सपियर, बेन जॉनसन या थॉमस मूर। सो द राइट आंसर इज थॉमस ड्रांट। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इस चीज़ की। द आर्स पोएटिका वॉज फर्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश इन 1566 बाय थॉमस ड्रांट। अ ट्रांसलेशन बाय बेन जॉनसन वॉज पब्लिश्ड पॉस्थ्यूमसली इन 1640। तो देखिए, बेन जॉनसन ने भी इसको ट्रांसलेट किया था। तो बेन जॉनसन ने का जो ट्रांसलेशन था दैट वाज पब्लिश्ड इन 1640। 1637 में बेन जॉनसन की डेथ हो गई थी और उसके बाद ये पब्लिश हुआ था। तो अगर ये ऑप्शंस में दोनों आपको मिलते हैं, थॉमस ड्रांट और बेन जॉनसन, तो थॉमस ड्रांट विल बी द राइट आंसर, क्योंकि 1566 में थॉमस ड्रांट का जो पब्लिकेशन है वो आ चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू होरेस A good model will always be found in। तो देखिए, एक एंशिएंट राइटर की इन्होंने बहुत तारीफ की है। हमें बताना है कि ये उन्होंने किसके लिए कहा है। ऑप्शंस है हमारे पास, ओविड, वर्जिल, होमर या ऑल ऑफ दीज। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, होमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द बिगिनिंग ऑफ आर्स पोएटिका देयर इज अ डिस्कशन अबाउट। तो हमें बताना है कि आर्स पोएटिका की शुरुआत में किस पर डिस्कशन किया गया है या टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है। ऑप्शंस है ऑन द गॉड्स, कोरस एंड म्यूजिक, बी ऑन मीटर, सी ऑन स्टाइल, डी ऑन यूनिटी एंड हार्मनी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑन यूनिटी एंड हार्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ पेंटर हैड चूजन टू सेट अ ह्यूमन हेड ऑन अ हॉर्स नेक इज द। तो ये एक लाइन दी गई है, हमें बताना है कि ये क्या है। ऑप्शंस है हमारे पास, बिगिनिंग लाइन ऑफ आर्स पोएटिका, कंक्लूडिंग लाइन ऑफ आर्स पोएटिका, बिगिनिंग लाइन्स ऑफ सटायर्स दैट वाज आल्सो रिटन बाय होरेस, एंड कंक्लूडिंग लाइन्स ऑफ सटायर्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिगिनिंग लाइन ऑफ आर्स पोएटिका। देखिए, यहाँ पर मैं एक बहुत ज़रूरी सजेशन देना चाहूँगी जितने भी लिटरेचर लवर्स हैं जो कि नेट की तैयारी कर रहे हैं, सेट की तैयारी कर रहे हैं।
तो कोई भी इम्पॉर्टेंट जो वर्क होता है उसकी हमें बिगिनिंग और कंक्लूडिंग लाइन दोनों अच्छे से लर्न होनी चाहिए। ये बहुत बार नेट में पूछा जाता है और इन फ्यूचर सेट में भी पूछा जा सकता है, या किसी भी इंग्लिश लिटरेचर के एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ही जनरली पूछा जा सकता है। तो बिगिनिंग लाइन और कंक्लूडिंग लाइन सभी इंपॉर्टेंट वर्क्स की हमें याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू होरेस द फंक्शन ऑफ पोइट्री इज। तो हमें बताना है कि फंक्शन ऑफ पोइट्री क्या है अकॉर्डिंग टू होरेस। तो ऑप्शन है हमारे पास, to teach, to delight, both A and B, या none of these. So the right answer is both A and B. यानी हॉरेस के अनुसार जो फंक्शन ऑफ पोइट्री है वो दोनों हैं, to teach and to delight. नेक्स्ट क्वेश्चन, पोएसिस, पोएमा एंड पोएटा। अब क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो आर्स पोएटिका वर्क है होरेस का, उसके 3 पार्ट्स हैं ये। तो अब हमें इनका मतलब बताना है। ऑप्शंस है हमारे पास, सब्जेक्ट मैटर, लैंग्वेज एंड पोइट, सब्जेक्ट मैटर, फॉर्म एंड पोइट, फॉर्म, पोइम एंड पोइट, सब्जेक्ट मैटर, मीटर एंड पोइट। सो द राइट आंसर इज सब्जेक्ट मैटर, फॉर्म एंड पोइट। तो पोएसिस का मतलब हो गया सब्जेक्ट मैटर, पोइमा का मतलब है फॉर्म एंड पोइटा का मतलब है पोइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होरेस कंपेयर्ड लैंग्वेज टू। तो देखिए आर्स पोएटिका जो है, जब मैंने उसका पूरा टेक्स्ट पढ़ा तो आई रियली फॉल इन लव विद दैट टेक्स्ट। बहुत ही अच्छे से, बहुत सारे इलस्ट्रेशन देके ये वर्क लिखा गया है। तो उस टाइम मुझे ये क्वेश्चन स्ट्राइक किया कि होरेस ने जो है वो लैंग्वेज को किसके साथ कंपेयर किया है। तो ऑप्शंस है हमारे पास, फ्लावर, ट्री, गार्डन या पेंटिंग। सो द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज बी, ट्री। और जैसे लैंग्वेज को उन्होंने ट्री के साथ कंपेयर किया है, और जो ट्री की लीव्स होती है उनके साथ वर्ड्स को कंपेयर किया है। अकॉर्डिंग टू होरेस अ पोइट इज फ्री टू। तो ये हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ऑप्शन है हमारे पास, अ पोइट इज फ्री टू यूज न्यू वर्ड्स, यूज फेमिलियर वर्ड्स, कॉइन न्यू वर्ड्स या ऑल ऑफ दीज। सो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है, ऑल ऑफ दीज। तो यानी कि कोई भी पोइट जो होता है वो फ्री होता है नए वर्ड्स यूज़ करने के लिए, या जो फेमिलियर पुराने वर्ड्स हैं उनको यूज़ करने के लिए, या वो अपने आप से कुछ नए वर्ड्स भी कॉइन कर सकता है। जैसे शेक्सपियर को ही ले लीजिए, उन्होंने बहुत सारे नए वर्ड्स कॉइन किए थे। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू होरेस द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोइम शुड बी। तो हमें ये बताना है कि अकॉर्डिंग टू होरेस सब्जेक्ट मैटर ऑफ पोइम कैसा होना चाहिए, प्रॉपर, एलोक्वेंट, क्लियर कंस्ट्रक्शन या ऑल ऑफ दीज। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज शुड बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू होरेस। अब देखिए लैंग्वेज बतानी है कि अकॉर्डिंग टू होरेस किस तरह की लैंग्वेज यूज की जानी चाहिए। तो ऑप्शन है हमारे पास, कॉमन, हायर, हायर देन कॉमन या नन ऑफ दीज। सो द राइट आंसर इज हायर देन कॉमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज होरेस स्टेट अबाउट द सिंसेरिटी ऑफ इमोशंस। ऑप्शंस है, पोइट शुड नॉट डील विद इमोशंस, इमोशन मस्ट कम फ्रॉम द हार्ट ऑफ द पोइट, अ पोइट शुड बी एक्सेसिवली इमोशनल या नन ऑफ दीज। सो द राइट आंसर इज इमोशंस मस्ट कम फ्रॉम द हार्ट ऑफ द पोइट। मतलब डायरेक्टली दिल से आना चाहिए। आप कोई पोइट्री लिख रहे हैं, इमोशंस उसमें डाल रहे हैं, तो वो डायरेक्टली दिल से आना चाहिए। तो दिल से जब निकलता है तो सामने भी दिल तक पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू होरेस इन ड्रामा प्लॉट शुड बी बोरोड फ्रॉम familiar material, chorus should be an integral part of drama, characters should behave consistently and naturally या all of these। so इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा all of these। तो ड्रामा के लिए होरेस ने ये कहा है कि प्लॉट शुड बी बोरोड फ्रॉम familiar material, यानी कि प्लॉट जब आप ले रहे हैं तो आप उससे familiar होने चाहिए। कोरस शुड बी एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ ड्रामा, तो कोरस तो ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद कैरेक्टर्स की बात करें तो कैरेक्टर शुड बिहेव कंसिस्टेंटली एंड नेचुरली। ऐसा नहीं हो कि बहुत ही अननेचुरली या बहुत ही ड्रामेटिकली बिहेव कर रहे हैं, तो नेचुरली उनको बिहेव करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज होरेस इंडिकेट व्हेन ही सेज अ वर्ड वंस सेंट अब्रॉड कैन नेवर रिटर्न। मुझे इस सेंटेंस को देखकर याद आ रहा है, बोलने के लिए इस तरह का कुछ कहा जाता है ना कि एक बार जो तीर जो निकल जाए कमान से, पता नहीं इस तरह का कुछ बोलते हैं कि उसे वापस नहीं लिया जा सकता, और एक बार जब मुंह से शब्द निकल जाए तो उनको भी वापस नहीं लिया जा सकता। तो इसी तरह की कुछ ये लाइन लग रही है। तो ये लाइन जो है ये कह के होरेस क्या इंडिकेट करना चाहते हैं?
क्या वो ट्रांसलेशन के बारे में बात कर रहे हैं या वो इमोशनल इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, और ही इज़ टॉकिंग अबाउट डेंजर्स ऑफ पब्लिकेशन और प्ले राइटिंग। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डेंजर ऑफ पब्लिकेशन। तो ठीक है, अ वर्ड वंस सेंट अब्रॉड कैन नेवर रिटर्न। तो देखिए एक फैक्ट यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी, मैंने स्लाइड उसकी नहीं बनाई है पर मुझे अभी जस्ट याद आया। होरस ने ये कहा था कि जब एक बार आप पोइम लिख लेते हैं तो उसके बाद कोई भी लिटरेरी पीस जब लिख लेते हैं तो उसको छोड़ दीजिए और उसको आफ्टर 9 years यू रीड दैट अगेन, मतलब बीच बीच में पढ़ते रहिए। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शंस कि आप पढ़ ही नहीं सकते। 9 साल के बाद उसको देखिए, अगर आपको उस वक्त भी वो रेलिवेंट लग रहा है तो इसका मतलब आपका जो लिटरेरी पीस है या आपने जो लिखा है, जो भी लिखा है वो बहुत अच्छा है। तो इसी तरह की बात कुछ यहाँ पर रिलेट कर रही है कि एक बार जब पब्लिश हो जाएगा तो उसके बाद कुछ नहीं बनेगा। तो डेंजर ऑफ पब्लिकेशन में होरेस यही कहना चाह रहे हैं कि उसको रिव्यू कीजिए ताकि आप डेंजर्स ऑफ पब्लिकेशन से बच पाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द फ्रेज आर पिक्चर ऑफ वॉइसेस मीन्स एज होरेस एक्सप्लेन्स इट। तो देखिए ये रिसेंटली ये क्वेश्चन जो है वो सेट एग्जाम में पूछा गया था जो 26 मार्च 2023 को अभी हुआ था। तो इसका मतलब हमें बताना है। ऑप्शन है, पेंटिंग इज लाइक अ पोइट्री, पोइट्री इज लाइक पेंटिंग, एज इन पेंटिंग सो इन पोइट्री, या एज इन पोइट्री सो इन पेंटिंग। सो द राइट आंसर इज एज इन पेंटिंग सो इन पोइट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following term is not used by Horace in Ars Poetica? तो देखिए कुछ terms हैं ऑप्शंस में है जो at pictura poesis, ab ovo, media res या duis ex machina। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, duis ex machina। ये टर्म जो है वो होरेस ने आर्स पोएटिका में नहीं यूज की है। तो ये कहाँ से आई है टर्म देख लेते हैं। Deus ex machina is a Latin term for God from the machine, and the device has been around since the time of Greek theatre. The ancient playwright Euripides popularized the technique. ठीक है, Aristotle was the first to use a Greek term equivalent to the Latin phrase Deus ex machina to describe the techniques as a device to resolve the plot of tragedies. तो देखिए ड्यूएस एक्स मशीना जो है वो एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है गॉड फ्रॉम द मशीन, और ये जो टर्म है ये एंशियंट जो प्ले राइट थे यूरिपिडीज उन्होंने पॉपुलर की थी। उसके बाद एरिस्टोटल ने भी इस टर्म को यूज़ किया था, पर इसके इक्विवेलेंट कोई ग्रीक टर्म थी उसको यूज़ किया था। ठीक है, दिस डिवाइस वॉज रेफर्ड टू बाय होरेस इन हिज आर्स पोएटिका, जो लाइन्स है वो 191 to 2, where he instructs poetry that they should never resort to a god from the machine to resolve their plots unless a difficulty worthy of a god's unrevealing should happen। तो ठीक है, होरेस ने भी रेफरेंस दिया है बट पर्टिकुलरली होरेस द्वारा नहीं यूज की गई है। नेक्स्ट है, अब मीडिया रेस देख लेते हैं। देखिए ऑप्शंस में जो थर्ड ऑप्शन है उसमें मीडिया रेस भी थी। एट पिक्चर ऑफ वॉइसेस का मतलब हम देख चुके हैं, एज इन पेंटिंग सो इन पोएट्री, और एब ओवो और मीडिया रेस ये दोनों हमें देखनी है। मीडिया रेस इज अ लैटिन फ्रेज, देखिए ये भी लैटिन फ्रेज है, दैट लिटरली ट्रांसलेट्स एंड in the middle of the things। इसका मतलब होता है in the middle of the things। In fiction, it describes the technique of beginning a story by dropping the reader in the midst of the actions. The term comes from Horace, an ancient Roman poet who advised epic poets to get straight to the heart of the story. The practice of beginning an epic or other narrative by plunging into a crucial situation that is a part of a related chain of events। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, हैमलेट जो है शेक्सपियर ने बहुत ये टर्म यूज़ की है, बहुत इस टेक्निक का यूज़ किया, नॉट टर्म, टेक्निक का यूज़ किया है। और एक मूवी का एग्जाम्पल देना चाहूँगी। देखिए मैंने आपको शायद पहले एक वीडियो में बताया था कि अगर आप ड्रामा को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, नहीं मैंने आपको बताया था कि एरिस्टोटल की पोएटिक्स के वीडियो में मैंने आपको कहा था कि अगर आप एरिस्टोटल के पोएटिक्स को पढ़ना चाहते हैं और उसमें ट्रेजेडी और के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप
मूवीज़ के साथ इनको कनेक्ट कीजिए तो यू विल अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। तो इसमें देखिए मूवी का एक एग्जांपल दूंगी मैं आपको। अमेरिकन ब्यूटी एक मूवी है, 1999 में रिलीज़ हुई थी। और दूसरा जो मैंने ड्रामा का आपको एग्जांपल दिया है वो है हेमलेट। ये एक शेक्सपियर ने प्ले लिखा था। तो इसमें होता ये है कि शुरुआत से शुरुआत ना करके मिडल से शुरुआत करना। बहुत सारी मूवीज़ धीरे धीरे आपके माइंड में आती जाएंगी कि किस तरह बाद में पता चलता है कि ये इवेंट इससे रिलेट कर रहा है, वो इवेंट इससे रिलेट करता है, कि डायरेक्ट जो हार्ट ऑफ द स्टोरी होता है उससे हम शुरुआत करें। नेक्स्ट देख लेते हैं एब ओवो। ये भी एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है फ्रॉम द एग। अब फ्रॉम द एग आप पर्टिकुलरली एग पर मत जाना, एग का मतलब आप बिगिनिंग से लेना। इन लिटरेचर द प्रैक्टिस ऑफ बिगिनिंग अ पोइटिक नरेटिव एट द अर्लीस्ट पॉसिबल क्रोनोलॉजिकल पॉइंट। तो बिल्कुल जहाँ शुरुआत से शुरुआत हो सकती है। देखिए मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि मीडिया रेस का ऑपोजिट है ये। मीडिया रेस मतलब इन द मिडल ऑफ द थिंग्स, और फ्रॉम एब ओवो का मतलब है फ्रॉम द बिगिनिंग। So the Latin poet and critic Horace approvingly notes in Ars Poetica that Homer does not begin a tale of Trojan War with the twin egg from which Helen was born, but rather in the middle of events. यानी कि होमर ने मीडिया रेस यूज किया था, ना कि एब ओवर यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Who coined the term purple prose? तो ऑप्शन है हमारे पास एरिस्टोटल, हॉरस, प्लेटो या सोक्रेट्स। तो राइट आंसर इनका होगा हॉरस। अब देखिए व्हाट डज हॉरस मीन बाय पर्पल प्रॉज। तो पर्पल प्रॉज का क्या मतलब है? इमिटेशन, न्यूली कॉइंड वर्ड, फ्लवरी लैंग्वेज या लैंग्वेज इन नो यूज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्लवरी लैंग्वेज। व्हाट डज हॉरस मीन बाय कार्पे डियम एज इट वॉज फर्स्ट यूज बाय हॉरस। तो कार्पेडियम का नाम सुन के आपको एंड्रयू मार्वल की टू द कॉय मिस्ट्रेस याद आई होगी, या जॉन डन की पॉइम्स याद आई होंगी। तो ये भी जो टर्म है दैट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय हॉरस। ठीक है, तो इसका मतलब हम देख लेते हैं क्या मतलब होता है इसका। ऑप्शंस है हमारे पास, प्लक द डे, सीज द डे, ट्रस्ट एज लिटिल एज पॉसिबल इन द फ्यूचर, या डी ऑल ऑफ दीज। सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। तो अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। द एक्सप्रेस्ड आइडिया ऑफ होरस बिहाइंड कार्पेडियम इज। तो कार्पेडियम जो टर्म है उसके पीछे क्या आइडिया है होरस का, क्या बताना चाहते हैं। ऑप्शंस हैं दैट वन शुड इंजॉय लाइफ वाइल वन कैन। नेक्स्ट ऑप्शन है डू और डाई, सी ऑप्शन है डाई बिफोर यू इंजॉय, या डी ऑप्शन है अर्न मोर एंड मोर मनी टू इंजॉय। सो द राइट आंसर इज that one should enjoy life while one can। तो देखिए आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ना कि जी लो अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे आपका आखिरी दिन हो, है ना। तो ये वाला जो आइडिया है वो होरस ने एक्सप्रेस किया है कार्पेडियम के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है a leech that never loses the skin till gorged with blood is। तो ऑप्शन है द बिगिनिंग लाइन्स ऑफ आर्स पोएटिका, द कंक्लूडिंग लाइन्स ऑफ line of Ars Poetica, not a part of Ars Poetica, या not even written by Horace। So the right answer is the concluding line of Ars Poetica। तो हमने इस वीडियो में Ars Poetica की beginning line और concluding line दोनों देख ली हैं। अब देखिए PYQs देख लेते हैं। हालांकि ये जो क्वेश्चन है ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इट, पर है एज इट इज पूछे गए हैं तो मैं आपके साथ इनको शेयर कर रही हूँ। What does the phrase "Art picture of voices" from Horace Art of Poetry mean? तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका आंसर होगा as in painting, so in poetry। नेक्स्ट क्वेश्चन है who among the following theorists formulated the concept of utile dulce, profit combined with delight। तो इसका आंसर भी होगा Horace। नेक्स्ट क्वेश्चन है who among the ancient prescribed that पोइट्री शुड बोथ इंस्ट्रक्ट एंड डिलाइट। इंस्ट्रक्ट का मतलब आप टीच से भी ले सकते हैं। तो द राइट आंसर इज होरस। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।